हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजे एंड आई मांगा। तो यार एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ डीमन एम्पायर की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर के उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी ये वाली एपिसोड, जो की होने वाली है एपिसोड 205। तो इससे पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जू फेंग होंगफू से उन दोनों रिंग्स को छीन लाता है जिसके अंदर वो ब्रीमिंग सीक्रेट पिल रखी होती है। फिर जू फेंग उन दोनों स्टोरेज रिंग को लेने के बाद उन सभी लोगों से बाय कर करके वहाँ से उड़ जाता है। और अब हम देखेंगे इसके आगे का एपिसोड। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिस्टर चूचू और बाकी सब जू फेंग का आने का इंतजार कर रहे होते हैं। और तभी जू फेंग भी हवा में आते हुए दिखाई देता है और फिर जू फेंग उन सभी के सामने जमीन पर उतर आता है। फिर लोंग जिन हू, जी टियान चैन, आती सिस्टर चूचू और बाकी सभी लोग जू फेंग को उम्मीद भरी नजरों से देखने लगते हैं। और फिर जू फेंग भी उन लोगों की आंखों में देखने लगता है। उन दोनों रिंग्स को बाहर निकाल के दिखाते हुए उन लोगों से कहता है कि तुम लोग मुझे बताओ कि आखिर इन दोनों रिंग्स में से किस रिंग के अंदर ब्रीमिंग सीक्रेट पिल है। जू फेंग की ये बात सुनकर के सारे ही डिसाइपल्स बहुत ही ज्यादा हैरानी से जू फेंग को देखने लगते हैं। साथ ही सिस्टर चूचू, जीटियान चेंग और लोंग जिन हू सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। दूसरी ओर बाहर से भी तीनों बड़ी 7 फैमिलीज के एल्डर्स भी सामने अंदर की ओर देख करके बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। मास्टर डूगो भी जू फेंग को देख करके कहते हैं ये लड़का बिल्कुल एक लूज कैनन है, लेकिन फिर भी ये लड़का तब आ ही जाता है जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर इस जगह पर यहाँ पर वॉर हुई होती तो यहाँ पर पिल लाने की वजह से हमारी आर्मी की सभी लोगों की हिम्मत ये देख करके बहुत ज्यादा बढ़ जाती और ये बात किसी भी जीत की तुलना में बहुत ही ज्यादा बड़ी बात होती है। और फिर मास्टर क्यूवाई भी इस चीज के लिए काफी सोच में पड़ जाते हैं, मगर तभी वो अपनी उंगली से अंदर सामने की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि ओल्ड मार्शल आखिर ये क्या है, ये ओल्ड मास्टर यहाँ पर आखिर क्या कर रहे हैं। जिसकी वजह से मार्शल डूगो भी सामने देख करके काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये पंख कम से कम धोखा देने वाला तो नहीं है, मगर फिर भी ये मेरे ऑर्डर्स के खिलाफ वहाँ पर कैसे चला गया। जिसके बाद मास्टर डूगो कहते हैं कि सर फेंग लगता है मेरी आंखें कुछ खराब हो गई हैं, क्योंकि मुझे तो सामने की ओर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इसके बाद मास्टर फेंग क्यूवाई भी मार्शल डूगो से हंसते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैंने तो बस वहाँ पर एक इंटरेस्टिंग स्पिरिचुअल बीस्ट को देखा जिसकी वजह से मेरी अटेंशन उसकी ओर गई थी। बट कोई नहीं, अगर मार्शल डूगो की आइज उसे देखने के लिए कुछ कमजोर है। जिसके बाद मार्शल डूगो भी अपने मन में कहते हैं कि ये बात तो मेरे लिए सबसे बड़ी अपमानजनक है। ये आखिरी बार होगा जबकि मैं अपने खुद के कहे गए बर्ड्स को काट रहा हूँ। लेकिन तभी वहाँ से यूजी जेनफेंग नीचे की ओर उतरने लगते हैं और मास्टर होंग के पास जाकर के कहते हैं कि स्टेट लॉर्ड होंगफू, ऐसा लगता है कि आपके यंग मास्टर इस लड़ाई में सबसे नीचे आए हैं, लेकिन जीत और हार तो इस लड़ाई में बिल्कुल कॉमन है। लेकिन फिर सर लैंग आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर यूजी जेनफेंग उनसे कहते हैं कि लगता है कि सर लैंग ने ये सब पहले से एक्सपेक्ट कर लिया था, और साथ ही मुझे ये भी लगता है कि अब आपने इस सब की तैयारी भी कर ली होगी। जिसके बाद मास्टर लैन हंसते हुए कहते हैं कि सर आप बहुत दयालु हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अपने आप को अपनी इन बेकार्स की स्किल्स की वजह से अपने आप को प्राइम मिनिस्टर के सामने शर्मिंदा कर लिया है, क्योंकि मेरी स्किल्स तो सिर्फ डीलिंग करने में ही उपयोगी हैं। लेकिन तभी यूजी जेनफेंग भी उन्हें सीरियस तरीके से देखते हैं और साथ ही कहते हैं कि ऐसा लगता है कि ये बच्चे कुछ जल्दी ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। वेल अगर लेकिन ऐसा होता है तो ये मैटर करता है कि ये जीत की विक्ट्री अगर कमजोर लोगों के ऊपर आती है तो सच में ये चीज उनके लिए सबसे ज्यादा टेरिफाइंग है। फिर साथ ही यूजी जेनफेंग अपने मन में सोचते हुए कहते हैं लेकिन स्टीवर्ट जू, यदि आप भी इस चीज में शामिल हैं तो सच में मैं भी बहुत बुरी तरीके से निराश हो जाऊंगा। लेकिन फिर तभी वापस सीन चेंज होता है और फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जू फेंग उस ब्रीमिंग सीक्रेट पिल को निकालते हुए कहता है कि ये देखो, मैं इसको वापस ले आया, क्या तुम्हें ये दिख रहा है। फिर सभी लोग ब्रीमिंग सीक्रेट पिल की बोतल को देख करके बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और साथ ही जू फेंग के नाम के नारे लगाने लगते हैं। लेकिन तभी जू फेंग उनसे कहता है कि ठीक है ऑलराइट, अब शो खत्म हो गया है, सभी बिल्कुल शांत हो जाएं। वो हमें यहाँ पर दूसरी पिल और साथ ही चाबी को ढूंढना है, क्योंकि हमारा मेन गोल इस एसोटेरिक डिबेट को जीतना है। अगर जू फेंग की ये बात सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, मगर ये कह करके जू फेंग वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है कि जू फेंग, क्या तुम इस पिल को खाने का कोई प्लान बना रहे हो। तभी जू फेंग ये आवाज सुनकर के पीछे की ओर देखने लगता है और वहाँ पे जीटियान को देख करके कहता है कि ब्रदर जीटियान, काफी समय बाद दिखे तो तुम पहले से काफी ज्यादा मोटे और अच्छे हो गए हो। तुम इस तरीके से एक्ट क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरे ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है? और तुम्हें क्या लगता है
कि मैं वो हूँ जो कि सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोचता है। फिर ज़ीटियान ज़ूफेंग के करीब जाता है और उससे कहता है कि हाँ, और ये सब इसलिए है क्योंकि मैं जानता हूँ हमने पहले एक साथ कई सारे ट्रबल्स को पार किया है, इससे मैं जानता हूँ कि तुम किस तरीके के इंसान हो। मगर दूसरी ओर ज़ूफेंग थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर ज़ूफेंग हंसते हुए ज़ीटियान से कहता है, ओ तुम जानते हो मुझे अच्छी तरह से, ठीक है तो मैं तुमसे हार गया। लेकिन फिर ज़ीटियान ज़ूफेंग से कहता है कि इस चीज को हमें हैंड ओवर कर दो, क्योंकि कोई भी चीज तुम्हारे हाथ में सेफ नहीं रह सकती, खास करके इस तरीके की 8th लेवल की पिल। लेकिन फिर ज़ूफेंग भी ज़ीटियान से कहता है, इसका तो मतलब तुम मेरे ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते, तो फिर मैं इसे अभी तुम्हारे सामने ही खा जाता हूँ, क्योंकि इसे मैं खुद अपने एफर्ट्स से वापस लाया हूँ। तो फिर अगर तुम मुझसे ये लेना चाहते हो तो फिर आओ और मुझसे ये छीन लो। लेकिन ये सुनकर के सभी लोग बहुत ज्यादा तेजी से हंसने लगते हैं। तभी ज़ीटियान ये सब देख करके कहता है कि देखो, इसके कैरेक्टर के बारे में आप लोगों में से मुझसे ज्यादा कोई भी नहीं जानता। ये हस्तलिंग दिन के उजाले में भी रॉबरी करता है, क्योंकि दूसरी ओर निंग भी हंस रही होती है। तो ज़ीटियान कहता है, एंड में मुझसे ये मत कहना कि मैंने तुम्हें पहले बताया नहीं था, क्योंकि इसके हाथों में कभी भी दिन का उजाला नहीं हो सकता। लेकिन ज़ूफेंग उससे कहता है कि तुम इसमें क्या कर सकते हो। मगर तभी निंग अपने मन में कुछ सोचने लगती है कि सच में ये कितना ज्यादा अच्छा इन्वायरमेंट लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक काफी बड़ी हैप्पी फैमिली में हूँ, यहाँ पे कि सभी लोग अपनी परेशानियों को हंसते हुए दूर कर लेते हैं, मानो हम कुछ समय पहले एक पीसफुल डे में लौट आए हैं कि ऑलवेस्ट माउंटेन की रेंज में वापस आता है। और ये सब जो मैं देख रही हूँ, ये सब सिर्फ बिग ब्रदर ज़ूफेंग ने ही क्रिएट किया है, क्योंकि इस सब का क्रेडिट सिर्फ बिग ब्रदर ज़ूफेंग की ओर ही जाता है और हमारे पास सिर्फ एक ही चांस है यहाँ पर जीतने का। लेकिन तभी सीन कट होता है और एक लड़के को दिखाता है। वो कहता है कि या तो विनाश का रास्ता या फिर संवेदनशीलता का रास्ता। क्या आपको सच में लगता है कि आप इस रास्ते में जीत सकते हैं? लेकिन फिर तभी वापस से ज़ूफेंग की ओर दिखाते हैं। ज़ूफेंग को ज़ीटियान चैंग आवाज लगाता है और कहता है कि ब्रदर ज़ू, यहाँ पे हम सभी में से सिर्फ आप ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो इसलिए आप इस ब्रीमिंग सीक्रेट पिल को अपने पास रख सकते हैं। इसका मतलब ये आपकी है और आप इसको रिफाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जितने ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे उतनी ही ज्यादा हमारे यहाँ पर जीतने की चांसेस होंगे। मगर दूसरी ओर ज़ूफेंग उसे आगे बोलने से रोक देता है और साथ ही कहता है कि ब्रदर जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और क्या आपको सच में ये लगता है कि हुआंगफू किंगटियन 8th ग्रेड की पिल के साथ मेरे लिए 10 दिनों तक इंतजार किया इसे खाने की बजाय? इसलिए इस पिल को मैं उससे चुरा लाया और वो जानता था कि वो उसे इस समय खा नहीं सकता। तभी ज़ीटियान चैंग, किंगचू और बाकी सभी ज़ूफेंग से पूछते हैं कि आखिर वो उसको कंज्यूम क्यों नहीं कर सकता है। और फिर ज़ूफेंग उन लोगों को बताता है कि इस पिल को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। एब्जॉर्ब करते समय अगर वहाँ पर हमारा कोई दुश्मन आ जाता है और वो आकर के अगर हमें थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करता है, उस समय ये सब चीजें हमें बहुत ज्यादा नुकसान देंगी। तो उसे एब्जॉर्ब करते समय हम बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, साथ ही उस समय हमें आसानी से कोई भी बहुत ज्यादा इंजर्ड कर सकता है। तो इसलिए जब तक इस कन्फ्लिक्ट का क्लियरली आउटकम नहीं निकल जाता तक दोनों साइड में से इसे खाने की कोई भी हिम्मत नहीं करेगा। तभी ज़ीटियान चैंग भी कहता है कि अगर आपने हमें इसके बारे में रिमाइंडर नहीं किया होता तो हम इसे ले लेते, और फिर उस टाइम मुझे डर है कि दुश्मन उस एडवांटेज का फायदा जरूर उठाएगा और फिर आकर के हमारे ऊपर अटैक जरूर करेगा। लेकिन तभी ज़ूफेंग कहता है कि अनफॉर्चुनेटली तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मुझ पर कंट्रोल करने के लिए हुआंगफू किंगटियन अभी भी आप लोगों के ऊपर निर्भर रहेगा। अगर मैं ये मेंशन नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुम्हारे पास ये पिल है तो हुआंगफू किंगटियन जरूर तुम्हारे पास आएगा और तुमसे ये छीन लेगा, जबकि तुम्हारे पास इसे स्वेलो करने का भी टाइम नहीं रहेगा। इसलिए यही अच्छा होगा कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं तुम लोगों को वापस घर भेज दूं। ज़ूफेंग इतना कहता ही है कि लोंग जुनियू को सामने की ओर से कुछ लोग आते हुए दिखते हैं और फिर उसके सामने उसकी ही टीम का एक लड़का आता है जो कि उन लोगों को अपनी रिपोर्ट देने के लिए आया होता है। फिर वो लड़का हांफते हुए कहता है कि यंग मास्टर, हम लोगों ने उस सेकंड ब्रीमिंग सीक्रेट पिल को भी ढूंढ लिया है और साथ ही उसकी लोकेशन को भी। लेकिन उस लड़के की ये बात सुनकर के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर लोंग जुनियू खुश होते हुए कहता है कि तुम सच कह रहे हो? फिर वो लड़का बताता है कि 50 मील दूर ब्लड मार्स में वो पिल है, लेकिन वो पिल 3rd लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट ब्लड क्रो उसके नेक्स्ट के अंदर डीप में है। इसलिए हमने अपनी लाइफ को रिस्क में डालने की बजाय आप लोगों को इस बात की रिपोर्ट देने के बारे में सोचा। लेकिन तभी लोंग जुनियू परेशान होते हुए कहता है कि क्या कह रहे हो, ब्लड क्रो का घोंसला? तो फिर मुझे बताओ कि आखिर वहाँ पर कितने ज्यादा ब्लड क्रो हैं। फिर वो लड़का कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दें, लेकिन वहाँ उसके और पास कम से कम 30,000 बीस्ट हैं। और ये सुनकर के सिस्टर चूचू और बाकी सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी लोंग जुनियू परेशान होते हुए कहता है कि
30,000 ब्लड क्रो। वहाँ पे उनसे सामना करने के लिए तो रेडिएंट स्टेज के 30 लोग भी कम पड़ेंगे और साथ ही 100 प्रोफाउंड एक्सपर्ट भी वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। वो लोग भी वहाँ पर सिर्फ घायल होकर ही वापस आ पाएंगे। लेकिन हमें उन बीस्टों को सामना करने के लिए कम से कम 2-3 हजार लोगों की तो जरूरत पड़ेगी। मगर तभी ज़ूफेंग आगे बढ़ता है और उन लोगों से कहता है कि हटो मेरे रास्ते से। तभी लोंग जिन्यू भी कहता है कि ब्रदर जू, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम वहाँ पर अकेले इतने ज्यादा बीस्टों को सामना नहीं कर सकते। लेकिन इधर ज़ूफेंग उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनता और साथ ही आगे की ओर बढ़ रहा होता है और कहता है कि ठीक है, अब मुझे बताओ कि हमें वहाँ पर जाने में कितना समय लगेगा। मगर इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट में बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। और साथ ही क्योंकि आज मैं इसके और भी एपिसोड्स लाने वाला हूँ, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।